नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए एनसीईआरटी का तांडव। जी हाँ, पूरे यूट्यूब पर आपको प्योर एनसीईआरटी बिहार दरवा के लिए कोई नहीं उपलब्ध करा रहा है सिवाय पाठशाला विद केके के। तो अगर आप पाठशाला विद केके से जुड़े हैं और ये सारे क्लासेस कर रहे हैं तो समझिए कि आप सबसे 2 कदम नहीं 10 कदम आगे हैं। यह एहसास आपको तब होगा जब आप 18 तारीख को एग्जाम देके निकलोगे और 21 तारीख को एग्जाम देके निकलोगे और उसके बाद जो 3 या 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा फरवरी में, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, आपने सही जगह अपना समय व्यतीत किया है। आ जाइए, आज देखिए एक चीज बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस मैं बताया हूं कि क्लास 9th और 10th आपको करा दूंगा। 9th क्लास का साइंस लगभग समाप्त हो गया है, एक वीडियो और आ सकता है, बस इसके बाद समाप्त हो गया जितने चैप्टर थे। इसमें मैं बता दूं कि बायोलॉजी आपका पूरा समाप्त करा दिया, केमिस्ट्री आपका पूरा समाप्त करा दिया, फिजिक्स का 2 वीडियो दिया था और ये वीडियो जो है इसमें क्लास 9th का चैप्टर 10वां और चैप्टर 11वां, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो जाकर के देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को निचोड़ लिया हूं, खींच लिया हूं उस किताब से और प्रश्न ऐसे ऐसे शानदार शानदार लाया हूं, आपका मन खुश हो जाएगा। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा जटिल होगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा थोड़ा सा जटिल होगा, क्योंकि थोड़ा एनसीईआरटी का आपको फील आना चाहिए ना। अब आप एक वो रटुआ वाला पढ़ रहे थे, अब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फील तो आएगा एग्जाम में भाई, आखिर मजा भी तो आना चाहिए। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं पहला प्रश्न और समझते हुए चलते हैं इसको। देखिएगा, आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 2 पिंडों के बीच, पिंड का मतलब कि कोई भी 2 चीजें है ना, कोई भी 2 वस्तुएं, जैसे पृथ्वी हो गया और एक चंद्रमा हो गया, तो ये 2 पिंड कह देंगे इसको। 2 पिंड, इसको याद रखिएगा। 2 बॉडीज या 2 बॉडीज कह सकते हो। देखिए अंग्रेजी, हाँ आप लोग का डिमांड था कि साइंस अंग्रेजी में रखिए, तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया गया है और साइंस भी कम से कम अंग्रेजी में रखा गया है। आइए, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान, जी हाँ, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है उसका गुणनफल के समानुपाती होगा। ध्यान रखिएगा, किसके? तो गुणनफल के। हर में आपको 2 पिंड मिलेगा, 2 पिंड के द्रव्यमान, 2 पिंड के द्रव्यमान सब में है, लेकिन गुणनफल होगा, जोड़ घटाव भाग नहीं होगा, गुणनफल होगा। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न को आप कर लेंगे इजीली। चलिए दूसरा सवाल। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा समानुपाती किसका था? तो समानुपाती बोले कि द्रव्यमान के सर गुणनफल के समानुपाती था, ठीक है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि उल्टा, है ना, उल्टा। व्युत्क्रमाती का मतलब कि उल्टा हो जाएगा। तो समानुपाती तो आपने समझ लिया कि द्रव्यमान का गुणनफल, और व्युत्क्रमाती में होगा दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग, है ना। 2 पिंडों के बीच जो दूरी है, ये दूरी है, इसका वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर करिएगा, वह परिणाम और इसके गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमाती होगा। तो ये ध्यान रखना है, व्युत्क्रमानुपाती, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे व्युत्क्रम पूछे, मतलब उल्टा पूछ दे आपको, तो बताएंगे कि अच्छा दूरी का वर्ग करना है, ठीक ना। और अगर समानुपाती पूछे तो बताएंगे कि अच्छा द्रव्यमान, उसका मास का गुणा करना है, दोनों का मास का। बस यही आपको दोनों चीज याद रखना है, याद हो जाएगा, बहुत भारी नहीं है, डरिए मत, हम है ना, क्यों डरना है। आइए, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है वह पिंड को जोड़ने वाली रेखा की दिशा। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ये मान के चलिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये कोई दूसरा वस्तु है, अब ये खींच रहा है ना, तो यही जो जोड़ने वाली रेखा है, बस यही आपको ध्यान देना है कि ये जो जोड़ने वाली रेखा है, बस जोड़ने वाली रेखा की जो दिशा है वही दिशा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण इसको खींचेगा ना, तो यही तो दिशा है, जोड़ने वाली जो रेखा है यही दिशा होगी, बस सिंपल सा है। एग्जाम में यही प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग वो कर देता है, लेंदी बना देता है क्वेश्चन को दिमाग। आइए, गुरुत्वाकर्षण बल का गणितीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का गणितीय सूत्र जो है वह क्या है? F बराबर G m n
डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान का गुणनफल है ना, तो एक बड़ा पिंड मास और छोटा पिंड मास, ठीक, तो इसका गुणनफल तो एम एन, तो ये गुणा हो जाएगा, एम एन ये गुणा है ना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, दूरी का व्युत्क्रमाती वाला होगा। ये देखिए, कहिएगा आप कि ये भी तो हो सकता है, तो व्युत्क्रमाती वाला नीचे जाएगा, बटा में नीचे चला जाएगा, ये तो बटा में नीचे जाएगा तो डी के डिस्टेंस के स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों का जो है मास का गुणनफल, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इजी है ये भी। चलिए आइए, गति के नियम के अनुसार कोई वस्तु पृथ्वी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे पृथ्वी पर कोई सेब है तो सेब भी पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी भी सेब को खींच रहा है, यानी कि दोनों वस्तु एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन चूंकि सेब इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सेब वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम से यह पता चलता है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी को भी खींच रहा है और पृथ्वी भी उसको खींच रहा है। तो ये न्यूटन का तीसरा लॉ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आइए छठवां प्रश्न। चलिए, आइजैक न्यूटन का जन्म, तो न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था, तो जान लीजिए इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना, इंग्लैंड में। चलिए, न्यूटन के सामने सेब गिरने वाली घटना, तो जानते हैं न्यूटन के सामने सेब गिरने वाली घटना, जब एक बीमारी उस समय चली थी, फ्लेग, है ना, 1665 में ये बीमारी चली थी, तो न्यूटन का जो स्कूल था, कॉलेज, वो बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया 1 साल के लिए। तो न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे, बगीचे में बैठे तो सेब गिरा, तो ये विचारने लगे, अरे यार ये सेब नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ये घटना हालांकि पूछता तो नहीं है, बट आपको मैं बता दूं, अगर पूछे तो बताइएगा 1665, है ना, क्योंकि भाई पूछने पर उतर जाए तो कुछ भी पूछ लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इजी भी है, बहुत जटिल नहीं है कि समय इसमें बर्बाद किया है मैंने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप जानते हैं कि न्यूटन, कोई इसमें संदेह नहीं है, सोचना नहीं है। कैलकुलस की खोज भी न्यूटन के ही द्वारा किया गया। कैलकुलस की खोज किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा कैलकुलस की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है। चलिए आइए, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढ़ने पर क्या होता है। अच्छा, दूर चले जाइए, बहुत दूर चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, तो पृथ्वी खींच नहीं ना पाता है, तो अब जानते हैं कि हाँ सर घट जाएगा, सीधी बात है, घट जाएगा। चुंबकीय को ले लीजिए, आप चुंबक रखिए, चुंबक को दूर लेके चले जाइए कोई लोहा की वस्तु, तो वो खींच पाएगा नहीं, दूरी बढ़ने पर घट जाता है, तो ध्यान रखिएगा दूरी बढ़ने पर। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या करें, 11वां, सार्वत्रिक गुरुत्व नियम नियतांक, कैपिटल जी है ना, स्मॉल नहीं, कैपिटल जी का ऐसा मात्रक क्या है, बड़का जी जिसको कहते हैं, बड़का जी, तो बड़का जी का ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो कौन सा है इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो देखिए न्यूटन मीटर तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये प्रति मतलब बटा केजी, किलोग्राम स्क्वायर, तो हो गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, दोनों में स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का मान किसने ज्ञात किया था, जी बड़का जी, बड़का जी का देखिए न्यूटन मत समझ लीजिएगा, बड़का जी है तो बड़का नाम याद रखना है, बड़का जी में बड़का नाम, छोटका नाम से नहीं चलेगा, बड़का नाम, हेनरी कैवेंडिश। ध्यान रखिएगा, बड़ा जी का जो मान ज्ञात किया था, तो किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, बड़ा जी का मान है कितना, कोई बताएगा क्या, कोई कमेंट करिए, बड़ा जी का मान किसे पता है। छोटा जी का ऐसा ही मात्रक, अच्छा बड़ा जी का ऐसा ही मात्रक आपने देख लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, लेकिन छोटा जी का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर था और केजी स्क्वायर था, लेकिन इसका जो है यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए 14वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सब नोट करते जाइएगा, नहीं तो पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़े हैं तो रिवीजन करते जाइएगा। आइए चलिए, पृथ्वी पर विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान देखिएगा, एक शॉर्ट टेक्निक बता देता हूं, विस्कम याद रखिएगा, विस्कम, विस्कम, बस इतना याद रखना है आपको, विस्कम विषुवत रेखा पर कम होता है ना, यही मान ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर कम होता है, विस्कम याद हो जाएगा, बस सब आपको याद हो जाएगा। विषुवत पर पूछे तो विषुवत पर कम, अब ये क्या पूछ रहा है कि विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, विषुवत पर रहते तो कम जाता, तो ध्यान रखना है विषुवत पर कम होता है। चलिए अब लेकिन त्रिज्या, त्रिज्या ध्यान रखिएगा, ये उल्टा होता है, अब समझना है,
ये मान के चलिए पृथ्वी है, तो विषुवत मतलब बीच वाला, तो बीच वाला ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर किनारे वाला ज्यादा बड़ा है? अब आप ये बताइए। तो त्रिज्या तो यही आधा होता है, यही होता है ना त्रिज्या, पूरा होता है व्यास, आधा होता है त्रिज्या। तो भाई यहाँ तो इतना छोटा है, यहाँ इतना बड़ा है, तो त्रिज्या विषुवत पर अधिक होगा। पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होगा, लेकिन जी का मान ध्रुव पर ज्यादा होगा, यानी कि विषुवत रेखा का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? जी का मान। आइए सॉरी, ये त्रिज्या का। चलिए, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जानते हैं कि भाई पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करिए, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा सी विकल्प। आइए, यह प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको अगर कर लिए, ये प्रश्न पूछा था भाई साहब, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत भी किए थे। प्रश्न को अच्छे से समझना है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अब हिंदी देखिए कितना बढ़िया है, प्रति एकांक मतलब पर यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यहां दो तरह से प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न ये वाला नहीं पूछा था, लोग यही समझ के आंसर किए थे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो सीधा सा बात है, पर यूनिट एरिया यानी कि दाब हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, है ना? प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न था, जो पूछा था, वो आगे आएगा, वो बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा वो प्रश्न में। चलिए आ जाइए, ये प्रश्न था वो वाला, ये प्रश्न था। अब पूछा था ऐसे, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, ऐसे पूछा था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले, ये बस परपेंडिकुलर खाली जोड़ दिया था, बस भाई इतने में ही तो पसीना छूट गया। मार के आए थे सब प्रेशर, सारे लोग प्रेशर मार के आए थे, है ना? और जो एनसीईआरटी पढ़ा था वो मारा था थ्रस्ट, और उसका सही भी हुआ। किसी वस्तु की सतह के लंबवत, ये लंबवत परपेंडिकुलर है ना, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद, प्रमोद नहीं, प्रणोद यानी थ्रस्ट, याद रखिएगा। ये पूछेगा, लंबवत बोले तो थ्रस्ट बताएंगे। प्रणोद का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? प्रणोद का जो प्रभाव होता है वह क्षेत्रफल पर, लंबवत है ना, तो क्षेत्रफल पर होगा, एरिया पर निर्भर करता है प्रणोद का प्रभाव, ध्यान रखिएगा एरिया। देखिए, लेकिन हाँ, ये अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रति इकाई, रोक रहा हूं थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चन जिस भाषा में करा रहा हूं, भाई आप लोगों से हाथ पैर जोड़ के जैसे कहो निवेदन कर रहा हूं, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं ना, यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतना मेहनत कर रहा होगा आप लोगों के लिए। भले लोग पुराने क्वेश्चन चला रहे होंगे, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, यकीन मानो दोस्त, मैं ये नहीं सोच के आप लोगों को क्लास दे रहा हूं कि आपको एग्जाम निकालना है, मैं ये सोच के दे रहा हूं कि मैं एग्जाम में बैठ रहा हूं और मुझे एग्जाम निकालना है, मैं ये सोच करके और दे रहा हूं एग्जाम। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके का क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 20वां प्रश्न। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को प्रेशर यानी कि क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। प्रणोद को दाब कहेंगे, लेकिन लंबवत रहेगा तब प्रणोद कहेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न एकदम मजेदार है। आइए, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल मतलब जो वस्तु के तैरने वगैरह में मदद करता है। तो ये डेंसिटी, तरल के डेंसिटी, जैसे पानी हो गया, मोबिल हो गया, दूध हो गया। कोई वस्तु रहेगा कि पानी में तैरेगा, मोबिल में तैरेगा, दूध में डूब जाएगा। कोई रहेगा कि पानी में डूब जाएगा, दूध में तैरेगा। कोई रहेगा मोबिल में डूब जाएगा, पानी में तैरेगा। वस्तु तो एक ही है, लेकिन किसी में डूब जा रहा है, किसी में तैर रहा है। इसका मतलब कि ये जो लिक्विड, ये जो तरल है, इनका ही घनत्व गड़बड़ है, ज्यादा है या कम है ना। तो उत्प्लावन बल जो है वह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कील जो है, कील जो कील होता है पानी में डूब जाता है, लेकिन जहाज पानी में तैरता है। क्यों? देखिए, कील, इसका मूल जो रूप है वो तो पहले तो बनावट हो जाए। जहाज का बनावट भी ऐसा होता है ना, जहाज का बनावट होता है कि वो पानी को ज्यादा विस्थापित करता है। लेकिन अगर प्रश्न में ऑप्शन विस्थापित वाला ना हो तो क्या ऑप्शन होगा? जहाज भारी होता है, भारी तो होता है, तो भारी चीज तो और डूब जाना चाहिए था। लेकिन अगला देखते हैं क्या है।
जहाज का घनत्व अधिक होता है, ज्यादा घनत्व रहेगा तब जहाज तुरंत डूब जाएगा। देखिए, जो ज्यादा घनत्व है उसका वर्चस्व रहेगा। जैसे कोई सामान है ना, और नीचे है पानी, जो ज्यादा घना रहेगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा। पानी ज्यादा घना है और इस पर प्लास्टिक डाल दीजिए, प्लास्टिक कम घना है, प्लास्टिक तैरेगा। अब डाल दीजिए लोहा के बटखारा, तो ये ज्यादा घना है, जो घनत्व ज्यादा रहेगा वो अपना काम कर देगा। ठीक है, तो जहाज अगर ज्यादा घनत्व होता तो जहाज डूब जाता। जहाज पर उत्प्लावन बल अधिक लगते रहता है, ठीक ना। उत्प्लावन बल वही बल जो पानी ताकत लगा रही है ऊपर की ओर ज्यादा, कील पर कम लगाती है, कील कम विस्थापित करता है पानी को, है ना, और जहाज ज्यादा विस्थापित करता है, इसलिए जहाज जो है ज्यादा उत्प्लावन बल लग रहा है जहाज पर, इसलिए नहीं डूबता है। आइए, ये वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छा सवाल है। नहाते समय पानी के बाहर बहने की घटना देखकर यूरेका यूरेका किसने कहा? एक वैज्ञानिक थे जो नहाने वाले टब में घुसे, तो जैसे ही पानी के टब में घुसते हैं, जैसे देखते हैं आप सिनेमा वगैरह में, ऐसे पानी का टब होता है, अब इसमें कोई घुसा नहाने के लिए, तो पानी क्या हुआ कि गिरने लगा, पानी गिरने लगा ऐसे ऐसे। तो ये जो थे वैज्ञानिक, ये भागे निकल के और चिल्ला रहे थे यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है कि पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया ना। तो ये भागे निकलते निकलते बिना नहाए यूरेका यूरेका यूरेका। ये थे आर्किमिडीज। तैरने का नियम इन्होंने ही दिया था। भाई कितना पानी हमने विस्थापित किया, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत ही कहलाता है। तो नोट कर लीजिए, तैरने का नियम किसने दिया था? तो तैरने का नियम आर्किमिडीज ने ही दिया था। वस्तुओं की शुद्धता भी मापी जाती है इससे, तो ध्यान रखिएगा। आइए, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किसके घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रो है तो लिक्विड का होगा, सीधी सी बात है भाई, किसका होगा? तो लिक्विड का होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है ना, द्रव का हो जाएगा। ये 25वां प्रश्न। हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर? तो लिक्विड माप रहे हैं तो आर्किमिडीज, है ना, यूरेका वाले, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इजी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको एनसीईआरटी, एक चीज है, अगर लत लग जाएगी ना एनसीईआरटी पढ़ने की, तो भाई साहब इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, और फिर दूसरे पर आप जाएंगे नहीं। एक बार जब एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप तो खोजेंगे हमको कि कहाँ हैं आप खुद खोजेंगे। कंटेंट ऐसा दमदार दे दूंगा कि हर एग्जाम के लिए आप खोजोगे। हालांकि इसके बाद आपको एग्जाम के लिए कोई फॉर्म ही नहीं भरना पड़ेगा, इसी में आपका हो जाएगा अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो। आइए, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? अपेक्षित घनत्व देखिएगा, पानी के तुलना में उस वस्तु का तुलना करना है, बस वही अपेक्षित घनत्व होता है, यही ध्यान रखिएगा। पानी से ही तुलना करिएगा। पानी का जो घनत्व है ना, पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात, पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 27वां, अपेक्षित घनत्व का मात्रक। तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, ये तो दोनों का अनुपात है ना। मात्रक क्या इसका खोज रहे हैं? ये अनुपात है वस्तु का और पानी का, तो मात्रक हीन राशि है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ये फंसाने के लिए पूछ सकता है कि अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है। बच्चे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मार के बैठेंगे, अरे गजब बड़ा इजी पूछा था, लेकिन ध्यान रखिएगा। आइए, कार्य में होता है। अच्छा, काम, कुछ आपने काम किया, तो कोई दिशा है क्या काम में? दिशा क्या है भाई? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या काम किया? उत्तर का कुछ दिशा है नहीं, तो दिशा वाला काट दीजिए। दिशा दिशा दिशा, केवल परिणाम होगा। बहुत इजी तरीके से मैं आपको करा दूंगा, आप याद रखोगे, मुझे याद रखोगे। और हाँ, एक चीज आप लोगों से निवेदन है, बहुत लोग मुझे फोन करते रहते हैं ना, बहुत लोग करते हैं, तो प्लीज इतना फोन ना करो भाई। एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद आप हमको फोन करिएगा कि भैया आपसे पढ़े थे, या फिर आपसे हमने क्लास लिया तो निकल गया, ठीक ना। या तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहीं किसी दूसरे संस्था में भी जुड़ जाएंगे। भाई लालच पर कोई भी जुड़ जाता है तो चले, जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कम से कम अपने अंदर से पूछिएगा कि हाँ क्या है मामला, ठीक ना। तो हमारा कहना यह है कि इतना कॉल ना करिए, क्योंकि कॉल करते हैं तो फिर बात करना पड़ेगा, ना बात करेंगे तो फिर आपकी नाराजगी होगी और कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचेगा। और जब बात करेंगे तो फिर हमारे पास समय का अभाव है, क्लासेस की तैयारी ही कराते रहता हूँ दिन भर, तो वो भी समझ रहे हैं आप कि आपका ही समय कट जाएगा। तो बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है बहुत इजी है, तो ये आप कर लेंगे। न्यूटन, ये बताने में भी हमको शर्म लग रहा है ना। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? तो बल धनात्मक कार्य भी कर सकता है, ऋणात्मक भी, तो यानी हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, है ना। चलिए, आइए, विद्युत के उष्मीय प्रभाव। विद्युत के उष्मीय प्रभाव
का किसने दिया था? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का जूल ने दिया था। किसने? जूल ने। तो ध्यान रखिएगा जूल हो जाएगा सही आंसर। आइए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल, अब गति और चाल बढ़ाएंगे तो गति बढ़ जाएगी, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो सीधा है, चाल बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दोनों ध्यान रखना है, ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, चाल के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, खींचे हुए रबर बैंड में अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई धरती से ऊपर उठ गया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, धरती से ऊपर जो चीज है वो हो गया क्या? स्थितिज ऊर्जा। और अगर जो चीज चल रही है तो जान ही गए कि गतिज ऊर्जा है। तो अब आपसे पूछता है कि उड़ती हुई पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पक्षी उड़ रहा है तो एक तो ये बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा होगी, और एक तो धरती से वो ऊपर है तो उठा है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगी, यानी कि दोनों ऊर्जा होगी। ऐसे पूछेगा प्रश्न। एक सवाल और पूछेगा कि उड़ते हुए जहाज में बैठे आदमी का कौन सा ऊर्जा होगा? तो आदमी ऊपर उठ गया है तो आदमी बैठा है ना, आदमी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मैं ये कोशिश करूंगा आपसे, उम्मीद कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। या आपसे पूछेगा कि उड़ते हुए जहाज, तो जहाज तो उड़ रहा है, ठीक है, और जमीन से भी उठा है तो इसमें भी दोनों, लेकिन बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी? जरा कमेंट करें। आइए, खींचे हुए रबर बैंड में, तो रबर बैंड खींच गया है, यानी कि ये खींचा है, अभी छोड़ा नहीं है। तो खींचा है तो स्थितिज ऊर्जा है, रबर बैंड को छोड़ देगा तो गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए। एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, क्या है भैया? उसके विन्यास तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन जो है वह क्या कहलाता है? तो वो पोटेंशियल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। गतिज में गति वाला, चलने वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्थितिज में कब होता है? जब धरती से ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर 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 यानी हाइट, बस एच वाला याद रखिएगा, इजली कर लेंगे MGH, है ना, M गुणे G गुणे हाइट, ये हो जाएगा MGH, बस इतना है। और स्थितिज ऊर्जा की यानी सॉरी पोटेंशियल की तो बता दिए, काइनेटिक की, तो काइनेटिक का होता है 1/2 mv², वो भी बताऊंगा। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा, तो मैं बताया जितना ऊपर जाएंगे उतना स्थितिज बढ़ेगी, चाल बढ़ेगा तो गतिज बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज बढ़ेगी। सर ये करा दिया आपने। किसी वस्तु की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग, दोनों को योग करते हैं गतिज और स्थितिज को, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपने देखा था, स्थितिज में पोटेंशियल था, पोटेंशियल मतलब कि वो ऊपर गया था, ऊपर यानी कि H से हाइट हो गया था। चलिए सर, लेकिन ये तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा ½ mv² है ना। मास और वेलोसिटी आप जान ही गए होंगे, वेग, तो वेग का स्क्वायर हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, हाँ अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा रूपांतरण की दर, अच्छा ऊर्जा के बारे में जान लीजिए। ऊर्जा को ना तो आप समाप्त कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा का बस रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति, है ना। ऊर्जा रूपांतरण की दर बता दिया। ऊर्जा को न तो आप परिवर्तित कर सकते हैं, सॉरी न तो इसको समाप्त कर सकते हैं, न ये मतलब इसका सृजन किया जा सकता है, इसे बस चेंज किया जा सकता है, रूपांतरण। आइए, शक्ति, अब इसका एसआई मात्रक पूछेगा, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, जानते ही होंगे, है ना, वाट। आइए, 1 वाट बराबर होता है, ये प्रश्न देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई साहब, ये प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में। 1 वाट बराबर होता है, क्या होता है भाई? तो 1 न्यूटन मीटर गुणे 1 न्यूटन मीटर गुणे मीटर, 1 न्यूटन गुणे मीटर, ये होगा क्या? या 1 न्यूटन भागा सेकंड, भागा मतलब कि बटे पर कह लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जो 1 वाट बराबर होता है वो होता है 1 न्यूटन गुणे मीटर, है ना, 1 न्यूटन गुणे मीटर। तो ये डी आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। 1 जूल के बराबर, ये तो पूछ दिया गया है, ये तो पूछ दिया गया है। अच्छा, इसी को देख करके मैं वो वाला क्वेश्चन क्रिएट किया हूं, ये पूछा था तो वो भी पूछा जा सकता है ना। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन
गुणे, अच्छा सॉरी वाट वाला मैं गलत शायद बता दिया, इसका न्यूटन मीटर था, ध्यान रखिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब दोनों आया विकल्प तब मुझे याद आया। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे सेकंड, यानी कि 1 जूल पर सेकंड, ठीक ना। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल पर सेकंड, कहाँ है पर सेकंड, 1 जूल सेकंड है, ये होगा 1 जूल पर सेकंड, ये वाट का होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, हालांकि कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करते। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल, यहां 1 वाट बराबर देख लिया आपने, अब 1 जूल बराबर देख लीजिए। 1 जूल बराबर जो होता है, और ये वाला जूल वाला प्रश्न पूछा था, तो 1 न्यूटन गुणे मीटर ये होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तो सीधा लोग मारते हैं ऊर्जा का मात्रक वाट, मार के निकल जाते हैं। भाई ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछ रहा है, कॉमर्शियल बड़े पैमाने पर, तो ये किलोवाट होगा, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और ये 44वां और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो इसका। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है भैया 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3 गुणे 6, ये तो सब में है, और 10 के पावर 6 जूल, कितना, 10 के पावर 6 जूल, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 गुणे 6, 3.6 गुणे 10 के पावर 6, ये ध्यान रखना है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो सी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, ये तीनों को आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया से विधिवत। अगर चाहें तो जो पीडीएफ नहीं ले लिए हैं वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 बार में, है ना, जैसे मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, तो एक बार में इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, फिर इसका ले लीजिए, फिर यहाँ से ले लीजिए, और ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, इतना ले लीजिए, और अभी ये ले लीजिए, हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, और ना भी पसंद आए तो भैया जड़ी बूटी समझ के इसको ग्रहण करिए, है ना, काम आएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।